हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल लर्नर विद श्रीकांत में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान। और इसमें हम जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। और इसमें हम डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वो भी उन सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो 2009 से 23 तक पूछे गए हैं। 2009 से 23 तक पूछे गए सारे प्रश्न होंगे और वो सारे प्रश्न होंगे जैव प्रक्रम से, जो हमारा जीव विज्ञान का टॉपिक है, मतलब हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही मेहनत से हमने इसको मतलब सेलेक्ट किया है और एक जगह इसको एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इसकी सहायता से हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो झारखंड प्लस बिहार प्लस अन्य बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे, जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ से दिख रहा है इसमें जो क्वेश्चन आगे जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन जो इसमें बोला गया था कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है ना, एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास था CO2, यहाँ पे CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और इनमें से सभी। तो पता होगा कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और स्वपोषी पोषण के लिए जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं? पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए? CO2 भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। दैट मीन्स इनमें से सभी है से उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन था, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है ना। तो कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है कि फेफड़ा में, यकृत में या ग्रहणी में। तो इसका सही जवाब होगा आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न था, पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? अग्न्याशय द्वारा, ग्रहणी द्वारा, छुटियाँ द्वारा या यकृत द्वारा। तो पीत रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो था 2023 में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2023 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कहता है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करना। मतलब अमीबा में पोषण कैसे होता है, चित्र की सहायता से इसका वर्णन करना है। देखो, ये हमारा चित्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है? चित्र है। इस फिगर को ड्रॉ करना है और इसका वर्णन करना है। देखो, बात बता दें, अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है, जिस प्रकार से आप ड्रॉ कर दोगे वो अमीबा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर में है ये तुम्हारा क्या है? केंद्रक है। और यहाँ पे एक भोजन है। ठीक है, खाद्य कण जिसको कहते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ा और खाना खाने के लिए क्या कहता है? रिक्त स्थान बनाता है। ठीक है, किसकी सहायता से? कुटपात की सहायता से। ठीक है, कुटपात की सहायता से उसको अपना में कैप्चर करने का प्रयास करता है। ठीक है, और खाली स्थान बनाता है जिसको पादाप बोलते हैं या कुटपात बोलते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे उसको अपने अंदर में भर लेता है, खाद्य कण को उसको भर लेता है किसमें?
खाली स्थान को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका में भर लेता है, और इसके अंदर में कोशिका द्रव होते हैं, कोशिका द्रव में ही उसका पाचन हो जाता है और अपशिष्ट पदार्थ से उसको निकाल देता है। ठीक है, उसी चीज़ को हमने लिखा है। पहला पॉइंट, अमीबा की सतह पर उंगलियों जैसा अस्थायी प्रवर्ध होते हैं, इन्हें कुटपाद कहते हैं। ठीक है, जो अमीबा होते हैं उसके सतह पर उंगली के संरचना एक भाग होता है, उसको कुटपाद कहते हैं। कुटपाद भोजन को घेर कर खाद्य धानी में बनाता है ना। ये हमारा कुटपाद था, ये खाद्य कण था, उसको घेर लेता है। ठीक है, और क्या बनाता है? खाद्य धानी। खाद्य धानी माने एक रिक्तिका बनाता है। ठीक है, दूसरा, कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्य धानी में प्रवेश करता है। कोशिका द्रव में उपस्थित जो पाचक एंजाइम होता है वो रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है और भोजन को पचा लेता है। ठीक है, खाद्य धानी जो बनाया उसमें भोजन चला गया और उस खाद्य धानी में कोशिका द्रव जो आता है उसमें एंजाइम होता है और उसे वह पचाता है। आगे है, खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है। जो खाद्य धानी क्या करता है? कोशिका में क्या करता है? भ्रमण करता है। ठीक है, और बचे हुए भोजन के कण विसृत होकर कोशिका द्रव में मिल जाता है। मतलब जो खाली स्थान होता है रिक्तिका में, जो भोजन होता है वो कोशिका द्रव में पूरा घूमते रहता है। ठीक है, और घूमते 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 वैसे पच जाता है। कोशिका द्रव में ही वह भोजन पच जाता है। तीसरा पॉइंट है, कहता है रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। मतलब वह कोशिका द्रव में घूमते 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 चिपक जाता है, कोशिका द्रव में मतलब सतह से चिपक जाता है और वो फट जाता है, और फटने के बाद वह अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं 2022 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या हरित लवक से। तो इसका जवाब होगा जल के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये डायग्राम बनाया गया फोटोसिंथेसिस का, जिसमें देखो हमारा इन्वायरमेंट से CO2, भूमि के अंदर से वाटर है, मिनरल्स है, ये हमारा ऑक्सीजन है से यहाँ पत्तियों से बाहर निकल गया और ग्लूकोज इसमें बन के तैयार हो गया। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का ये क्या है? डायग्राम है। दूसरा प्रश्न कहता है अनऑक्सी श्वसन फलस्वरूप क्या बनता है? जो अनऑक्सी श्वसन होता है तो क्या बनता है? तो सिंपल से भाषा जान लो, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। आगे कहता है तीसरा, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में जो तरल भाग होता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। मतलब रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, कहता है चौथा, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होता है? मतलब जो मछली होती है उसके कितने मतलब हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं, 2 हार्ट होते हैं। मतलब मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं, सांप में 3 कक्ष होते हैं और मछली में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, हृदय में। आगे कहता है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है। जो वृक्क है मनुष्य में वो कौन सा भाग है? पोषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो वृक्क क्या होता है? उत्सर्जन का भाग है, जहाँ पे ऐसे मूत्र का निर्माण होता है, सुसु जिसको बोलते हैं, सुसु बनता है। ठीक है, मतलब वो क्या है? उत्सर्जन का भाग है। ये जो फिगर दिखाया गया है ये क्या है? वृक्काणु का संरचना है जो उत्सर्जन का एक भाग है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे
2021 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, आगे इसका आगे जो हम देखने वाले हैं। तो 2021 में क्या हुआ था, कोरोना आ गया था। अब कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मतलब सारे बच्चे क्या हो गए थे, प्रमोट कर गए थे। ठीक है, कहाँ पे ये बात हो रही है, ये तुम्हारा हो गया झारखंड में। ऐसे आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वो 2020 का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। तो जीवन के लिए क्या चाहिए, जैव प्रोग्राम। जैव प्रोग्राम में क्या होगा, तुम्हारा श्वसन हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, तुम्हारा परिवहन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, जैव प्रोग्राम के भाग है। मतलब जीवन के लिए जो आवश्यक क्या है, जैव प्रोग्राम है, जिसके अंदर में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन होते हैं। ठीक है, अब ऐसे कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन सा अनुकरण होता है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में कौन सा अनुकरण होता है, क्या होता है पत्तियों में। तो देखो, सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फिक्स स्पेस मिल जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण उसमें हो पाता है। वही हमने लिखा है कि पौधा जो होता है बड़ी पत्तियां पैदा करता है। ठीक है, पौधा मतलब पौधा या पेड़ बोलो, जिसका अर्थ हुआ कि सूर्य के प्रकाश के अधिकतम अवशोषण के लिए क्या कहता है, एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है। पत्तियां बड़ी हो जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश का जो अवशोषण होता है उसके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास दूसरा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषक वर्णक होता है। जो पत्तियां होती है वो हरा होती है, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। उसके बाद पत्तियों में क्या होता है, रंध्र पत्तियों के पीछे स्थित होता है। जब ये पत्ती है तो पत्ती के पीछे, ठीक है, यहाँ पे पत्ती के पीछे, ऊपर में नहीं होता रंध्र। अगर यहाँ पर रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सारा पानी अवशोषण हो जाएगा, सारा पानी का अवशोषण। तो पत्तियाँ क्या होती है, पत्तियों के नीचे होता है छिद्र, क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, और जो पत्तियों से पानी की कमी को नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। नीचे ही इसलिए रहता है कि पानी अगर छिद्र ऊपर रहेगा तो पानी का अवशोषण हो जाएगा, तो खाना फिर नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो रंध्र कहाँ होता है, पत्तियों के पीछे। आगे है, पत्तियों की संरचना पतली होती है ताकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती कोशिकाओं में फैलने के लिए एक छोटी दूरी प्रदान कर सके। मतलब जो पत्ती की जो संरचना होता है पत्तियों का वो पतला होता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती कोशिकाओं में फैलने के लिए एक छोटा सा डिस्टेंस प्रदान करता है। पांचवा, पत्तियों की नसें अधिकतम जल अणुओं और पानी को पत्तियों के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, मतलब पत्तियों की जो नसें में क्या, जाइलम और फ्लोएम। जिस प्रकार मनुष्य में शिराएं धमनी होती है, उसी प्रकार से पत्तियों में होता है जाइलम और फ्लोएम। जब खाना बन जाता है तो खाना है सो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा स्थान, मतलब जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है मृदा से। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है जब खाना बन जाता है पत्तियों में तो उसको ऐसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। देखो, ये फिगर तुमको बनाना पड़ेगा। ये तो किताब से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है। ठीक है, अब हम जानेंगे 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है,
तो लार में होता है टायलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो लाला ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, हमारे मुंह में लार आता है, लाला ग्रंथि से निकलता है। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन, रक्त जिसको हम रुधिर कहते हैं, रक्त मतलब रुधिर क्या है, इसके दो कार्य लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसको हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण से रक्त लाल होता है। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है जिसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। ये हो गया परिभाषा। कार्य क्या है? पहला कार्य है कि तो ऑक्सीजन को ढोता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है कौन? रक्त। और ये हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक भी ले जाता है। दूसरा बात, रक्त से बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ भोजन को भी मतलब क्या करता है, रुधिर में ग्लूकोज जो होता है उसका भी परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। अब ये क्वेश्चन पुनः पूछ दिया है अमेय पोषण कैसे होता है, जिसको हमने आपको समझाया है पीछे। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे कि 2018 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला कहता है कि हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। और यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता हो जाता है, मतलब रक्त की कमी हो जाता है, खून का कमी हो जाता है। ठीक है, मतलब खून शरीर में बनता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि हमें श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी जिस कारण से हम शीघ्र थक जाएंगे। मतलब क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है और यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे, एनर्जी हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हमारा वजन भी, मतलब हम कमज़ोर हो जाएंगे सीधी। ठीक है, दूसरा हमारा रंग पीला पड़ जाएगा, जिसके शरीर में ब्लड नहीं होता है। ठीक है, उसका बॉडी क्या होता है? पीला हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? पीला हो जाता है। पांचवा, हम कमजोरी अनुभव करेंगे, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हरासमेंट लगेगा, मतलब बहुत कमज़ोर फीलिंग होगा, मन नहीं लगेगा, ताकत नहीं चलेगा, कुछ काम करने का भी मन नहीं होगा। इसलिए यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं है, यदि कमी हो गया है तो बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, हम बीमार भी पड़ सकते हैं, मेरा बॉडी खराब भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए शरीर में हीमोग्लोबिन का होना आवश्यक है, ब्लड का बनना जरूरी है। ब्लड नहीं बनेगा तो नुकसान होने वाला, मतलब नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे है देखो, एक भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, नेफ्रॉन या विरिकाणु का नामांकित चित्र बनाना है। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुमको एग्जाम में पूछ देगा कि विरिकाणु नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है, या ये भी पूछ सकता है कि नेफ्रॉन जो विरिकाणु होता है उसमें मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है और ये फिगर बनाने के लिए भी एग्जाम में आता है, तो इस कैसे फिगर बनता है आप ऐसे इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटीन यौगिक संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व, मतलब प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, तो पेप्सिन के द्वारा होता है या ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, पेप्सिन से भी हो जाता है प्रोटीन का पाचन, और एक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, उसकी सहायता से भी प्रोटीन का पाचन हो जाता है। ठीक है,
आगे देखो, क्वेश्चन पूछ ही दिया, गुदों में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ये हमारा नेफ्रॉन का जो फिगर है, इसमें जो मूत्र होता है, सुसु जो होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कहता है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरण में होता है। ठीक है, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण। मतलब उसका सबसे पहले उसका क्या होता है, निस्यंदन होता है, फिल्टरेशन होता है, छनन होता है। कहाँ पे, बुमन संपुट में जाली की तरह संरचना पाया जाता है। जो विकाणु होता है उसमें क्या होता है, मतलब छनन होता है, छनाता है। ठीक है, और कंप्लीटली वो प्राइमरी वहाँ पे अवशोषण होता है। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी अवशोषण होता है वहाँ पे शुरुआत में 3 चरणों में, और फिर हमारे ऐसे वो प्रोसेस आगे की ओर जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, और ये प्रोसेस यहाँ से जाता है, ये धीरे 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 आगे बढ़ता है, और यहाँ भी सब क्या होता है, अवशोषण होता है, और अंत में इसमें पहुँच जाता है संग्राहक वाहिनी में, और हमारे लास्ट में मूत्र का निर्माण हो जाता है। और आपको बता दें कि जब इसमें होता है, अवशोषण होता है, तो इसके आजू बाजू में देखना, ये ब्लड है, से ब्लड का एक जाल होता है। ठीक, ब्लड का जाल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या होता है, जो मूत्र में जो यूजफुल पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, और जो हमारा ब्लड होता है उसमें मिल जाता है और पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे होता है, ये हमारा बुमन संपुट है, इसको कोशिका गुच्छ बोलते हैं, जिसका मेरुलस बोलते हैं, बुमन संपुट होता है। ठीक है, और धीरे धीरे से वृक्क धमनी, जिसको बोल, ये हमारा लिखा हुआ है, इसमें से यहाँ पे अवशोषण होता है, और इस धीरे 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 ये कहाँ पहुँच जाता है, संग्राहक में, और अंतिम में ये संग्राहक में सारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है मूत्र का, इसमें चला जाता है, और ये फिर जाके सीधे मूत्राशय में चला जाता है। जब हमको ऐसा एहसास होता है कि हमको मतलब सुसु लग गया है, तो वो तुरंत ऐसे माइंड को इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो हम जाके ऐसे सुसु करते हैं, है कि। तो हमने क्या बोला, 3 चरण होता है। ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क में लगातार रक्त क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। अपशिष्ट से युक्त गंदा रक्त ग्लोमेरुलस, जिसको हम कोशिका गुच्छ कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है, और यहाँ रक्त साफ होता है। ठीक है, पहला स्टेप में कहाँ जाता है, कोशिका गुच्छ में। उसके बाद निस्यंदन, इलिट्रेशन के दौरान रक्त में मौजूद ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, यूरिया, पानी आदि बोमन कैप्सूल से गुजरता है, और फिर नेफ्रॉन की छोटी नली के आसपास वाली रक्त कोशिकाओं के माध्यम से पुनः अवशोषण होता है। बताया कि जब बोमन संपुट से नीचे उतरता है तो एक नली ऐसे होता है, यू आकार का लगभग समझो, तो वहाँ भी पुनः अवशोषण होता है, और जो भी मिनरल्स होते हैं ब्लड में बचे हुए, ठीक है, उस जो मूत्राशय में जो रक्त होता है उसमें, और उसको खींच लिया जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली तो नहीं होता, फिर वहाँ पे जो हमारा क्या होता है, जो नलियाँ होती हैं छोटी छोटी, उसमें क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है, नेफ्रॉन की छोटी नली में रह गया तरल मूत्र, नेफ्रॉन इस मूत्र को वृक्क की संग्राहक नलिका में, जो फिर बच गया वो कहाँ पहुँच जाता है, संग्राहक नलिका में पहुँच जाता है, और जहाँ मूत्र वाहिनी में जाता है, और फिर वहाँ से मूत्र वाहिनी में पहुँच जाता है, फिर मूत्राशय में जाता है, चला जाता है। कुछ समय के बाद मूत्र मार्ग में से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद मूत्र मार्ग से हम उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा हो जाता है, और पर्याप्त मूत्र जमा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। मतलब ऐसा फीलिंग होता है कि हमको पेशाब लगने वाला है, सुसु लगने वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है, और फिर हम लोग बाहर पहुंच जाते हैं सुसु करने के लिए। ये संदेश मूत्राशय की पेशियों का संकुचन करता है तथा मूत्राशय अवरोधनी में शिथिलन पैदा करता है,
और जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मतलब कैसे मूत्र बना और कैसे हमारा जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है वो सीधे मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। जब वो उसका जो थैला होता है भर जाता है उसके बाद फिर हम सुसु करते हैं। ठीक है। तीसरा, किन परिस्थितियों में पौधों में समुचित परिवहन तंत्र की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है? कब? कि हम तो देखो कहता है कि बहुकोशिक पौधों में समुचित परिवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के ऊतक होते हैं पौधों में। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, जिनमें उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाना ताकि समुचित परिवहन तंत्र का कार्य संपन्न हो सके। तो सिंपल सा भाषा में समझना है कि पौधों में दो तरह के तंत्रिका ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और वह उचित कार्य करते हैं और उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं और अनुपयुक्त पदार्थ को उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है। जाइलम जल का परिवहन करता है जो जड़ के माध्यम से पत्तियों तक होता है, और जो भोजन बन जाता है पत्तियों में वो फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधों में पहुंच जाता है। ठीक है। आगे समझने वाले हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। ठीक है। कहता है मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्यों? हमने बताया कि मानव में 4 कोष्ठक होते हैं, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, मानव हृदय एक पेशीय अंग होता है। एक पेशीय मतलब क्या? सिर्फ मांस वाला होता है जो एक मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा मानव हृदय क्या होता है? मुट्ठी के आकार का होता है, जिसके में 4 भाग 4 कोष्ठक होते हैं, 4 घर होते हैं। चूँकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है। जो रुधिर होता है वो CO2 और ऑक्सीजन दोनों का वहन करता है। ठीक है। अतः प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए मानव में 4 कोष्ठक है। मतलब जो रुधिर होता है वो CO2 और O2 दोनों का वहन करता है, और इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए ऐसे हमारे बॉडी में हृदय में 4 कोष्ठक बनाए गए हैं। हृदय में 2 अलिन होते हैं, 2 नीला होते हैं, जिसमें अलिन की दीवारें पतली होती है और नीला की दीवारें मोटी होती है। 2 अलिन होता है, 2 नीला होता है। अलिन की दीवारें पतली होती है और नीला की दीवारें मोटी होती है। आगे है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक ही रक्त के माध्यम से परिवहन होता है। हम बताएं कि दोनों का परिवहन क्या होता है? एक ही माध्यम से होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त में मिलने से रोका जाए। मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के जो रक्त हैं उनको दोनों को अलग रखना है। ठीक है। क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को फेफड़ों की भित्तियों में जाना आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ पर शुद्धिकरण होता है। फेफड़ों में क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, और वहाँ पे CO2 क्या होता है? O2 में चेंज हो जाता है। किसकी सहायता से? केशिका होता है। ठीक है। केशिका की सहायता से चेंज हो जाता है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड विहीन रक्त को हृदय में रखना होता है ताकि उसको शरीर के अन्य अंगों तक भेजा जा सके। इसलिए मानव में 4 कोष्ठक या 4 चैम्बर होते हैं। मतलब CO2 युक्त रक्त को फेफड़ा तक पहुंचाना बहुत ही अति आवश्यक होता है, और ऑक्सीजन को हृदय तक लाना अति आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है, और CO2 रक्त को फेफड़ा तक पहुंचाना होता है, क्योंकि वहाँ पर शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार इसीलिए हमारे हृदय में 4 कोष्ठक बनाए गए हैं, 4 चैम्बर होते हैं। किसमें? हमारे हृदय में। आगे है ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतक तक कैसे पहुंचता है। देखो, अभी हम बताए हैं कि अब कि फेफड़ा में जो CO2 युक्त रक्त होता है उसका शुद्धिकरण होता है। जब वहाँ से शुद्धिकरण हो जाता है तो वो ऐसे पूरे बॉडी के ऊतक तक कैसे पहुँचता है।
कहता है मनुष्य एक जटिल शारीरिक संरचना वाला प्राणी है। पता है मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव होता है जिसका संरचना बहुत ही मतलब क्या है, जटिल है। अतः साधारणतः विषम क्रिया द्वारा इसके फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। मतलब सिंपल विषम के माध्यम से हम गैसों का विनिमय नहीं कर सकते हैं। अशुद्ध रक्त शिरा द्वारा पूरे शरीर से हृदय तक आता है। जो अशुद्ध रक्त होते हैं बॉडी में, जिसमें CO2 की मात्रा होता है, वो पूरे बॉडी से शिरा के द्वारा आता है। कहाँ पे? हृदय से रक्त कहाँ तक? फेफड़ा पहुँच जाता है। ठीक है, पूरे बॉडी से हृदय में जाता है, हृदय से फेफड़ा में क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। देन वो कहाँ तक? हृदय में जाता है, और हृदय से फिर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो पूरे बॉडी में पहुँचता है। कुपिका भित्तियों में पाए जाने वाला रक्त का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। मतलब जो कुपिका होता है फेफड़ा में, उसमें जो रक्त जो होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को क्या करता है? ढोता है। क्या करता है? ढोता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ढो के क्या करता है? पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। CO2 युक्त रक्त ऑक्सीकृत होकर पुनः फेफड़ा से हृदय तक आता है, और अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का उपयोग स्थल तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है, और यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाता है। मतलब CO2 से बन गया ऑक्सी, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ही, और जिस ऊतक तक पहुंचना होता है वहां उसको छोड़ देता है ऑक्सीजन को, फिर वह से हीमोग्लोबिन बन जाता है। और कहता है पुनः हृदय से रक्त पूरे शरीर में जाता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन लगभग वर्षों तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तब तक हम लोग फिनिश हो जाएंगे। समझ में? मतलब यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो समझना कि ऑक्सीजन को फेफड़ा से पैर तक आने में वर्षों तक लगेगा समय। तो हमको तो जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मरना तो कन्फर्म है। ठीक है, वही यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा फेफड़ा है। ठीक है, इस फेफड़ा में क्या कुपिका होता है। ठीक है, और इस कुपिका में क्या होता है? इस कुपिका में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं हम, तो सांस जब लेते हैं तो इसमें हमारा क्या आता है? O2 आता है। ठीक है, सांस में क्या होता है? O2 आता है, और यह O2 क्या होता है? इसमें क्या होता है? ब्लड जो जाता है, ब्लड में एक कुपिका के सहारा से अवशोषित कर लिया जाता है, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का वहन होता है पूरे बॉडी। आगे देखो 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखना है। तो एक क्वेश्चन पुनः रिपीटेड है, हम इसको समझा चुके हैं कि रुधिर क्या होता है, इसके 2 कार्य दिखना है। ठीक है, 19 में और 15 में पूछा गया था क्वेश्चन है। ठीक है, और जो पढ़ रहे हैं वो 15 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम पीछे समझाएं, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो एक पुनः क्वेश्चन रिपीटेड है अमीबा के बारे में, इसको समझाएं। तो 3 बार हो गया ये क्वेश्चन कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसका सचित्र वर्णन करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेड है। ठीक है, आगे देखो 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार, हमने बताया कि फेफड़ा में कुपिका होता है, तो कुपिका किस प्रकार से काम करता है ताकि ऐसे गैसों का विनिमय कर पाता है। क्या होता है? देखो, फुफ्फुस का माने फेफड़ा समझना। ठीक है, फुफ्फुस का माने फेफड़ा। फेफड़ा के अंदर जो मार्ग होता है छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, और गुब्बारे की जैसा एक संरचना पाया जाता है, जिसको कुपिका कहते हैं। फेफड़ा के अंदर बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती है, और वह नलिका एक गुब्बारे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं कुपिका। बात समझ में आया? और कुपिका एक सतह
उपलब्ध करवाता है, एक सतह देता है जहां से गैसों का विनिमय होता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है और जब हम श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो हमारी पसलियां फूल जाती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और इस कारण से वायु फुफ्फुस में फेफड़ा के अंदर चूस लिया जाता है और कुपिकाओं में भर लिया। जैसे हम सांस लिए तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया और ये और कहाँ गया, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जो कुपिका होती है वो उसको रख लेता है, चूस लेता है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ठीक है, जो ब्लड होता है, सीरा जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कुपिका में छोड़ने के लिए आता है, उधर से आता है। अब कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब उधर से कुपिका में आ रहा है CO2, इधर से तो सांस लिए तो ऑक्सीजन गया, ये दोनों आपस में मिल जाता है। मतलब CO2 चेंज हो गया O2 में और फिर ये पूरे बॉडी में पहुंच गया। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होते रहता है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अपशिष्ट आयतन रखते। मतलब ऐसा नहीं कि हम सांस लिए और छोड़ें तो सारा हवा निकल गया, नहीं, कुछ हवा उसमें रह जाता है, बच, ऐसा नहीं सारा खत्म होता है, वो हमेशा अपना आयतन बना के रखता है। सांस लिए छोड़ें तो सारा हवा नहीं निकलता है। ठीक है, अपना स्पेस वो बचा के रखता है, अपना उसमें आयतन जितना होता है उतना बचा के रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोशन के लिए पर्याप्त समय से, मान लो कभी हमको ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो वो बचा के रखता है, तो वो काम कर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और के लिए क्या है, कुपिका एक स्पेशल प्रकार का माध्यम बनता है जिसकी सहायता से हम वहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, वो स्पेशल स्पेस प्रदान करता है। ठीक है, अगर कुपिका नहीं रहेगा फेफड़ा में तो काम करना नहीं, मतलब गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा। अब देखो, कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है, ये तुमको बनाना है, ये वाला। ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सीख लीजिएगा कि फिगर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे समझने वाले हैं कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। तो देखो, दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि रक्त जो होता है, रक्त हृदय में 2 बार आता है। रक्त कितना बार आता है, 2। बताया था कि सबसे पहले कि पूरे बॉडी से CO2 आया हृदय में, हृदय से गया फेफड़ा में, फेफड़ा में फिर ऑक्सीजनित ऑक्सीजन आया कहाँ पे, फेफड़ा में। अब फेफड़ा से फिर कहाँ गया, पूरे बॉडी में 2 बार आया, पूरे शरीर से 1 बार हृदय में, फिर फेफड़ा से फिर आया हृदय में 2 बार। तो इसी को समझाना है, यही है तुम्हारा दोहरा परिसंचरण तंत्र, कि रक्त का हृदय में 2 बार आना ही दोहरा परिसंचरण तंत्र है। उसी को यहाँ पे समझा देना है, बस खत्म कहानी हो जाएगा इसका। कहता है कि दोहरे संचरण से अभिप्राय है कि हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है। ठीक है, सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से CO2 युक्त रक्त एकत्र करके दाहिने अलिंद में लाया जाता है, जहाँ यह दाहिने निलय में जाता है और फिर फुफ्फुस में फेफड़ा सिरा द्वारा हृदय में पहुँचता है और यहाँ पर इसका शुद्धिकरण होता है। समझ में आ रहा है ना? CO2 आया पूरे बॉडी से हृदय में और हृदय से कहाँ गया, फेफड़ा में चला गया। फिर अशुद्ध रक्त सिरा द्वारा पूरे शरीर से हृदय तक फिर वापस आया, शुद्धिकरण हो गया। फिर कहाँ आया, फेफड़ा तक आया। अब पुनः हृदय तक रक्त फेफड़ा में जाता है। फिर कुपिका भित्ति में पाया जाने वाला रक्त श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको जो CO2 आया उसको क्या कर रहा, शुद्धिकरण कर दिया। ठीक है, और CO2 युक्त रक्त ऑक्सीकृत होकर पुनः फेफड़ा में हृदय तक आता है और यह ऑक्सीजन को उपयोग स्थल तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है, रक्त में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। शुद्ध रक्त फिर दाहिने अलिंद में आता है और फुफ्फुस सिरा द्वारा इसको, मतलब सिरा के द्वारा आता है क्या, अलिंद में। इसके बाद
बायां नीला में भेजा जाता है या यह ट्रंक्स धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। समझ में? सिंपल भाषा में पूरे बॉडी से CO2 आया हृदय में, हृदय से गया फेफड़ा में, वहाँ हुआ शुद्धिकरण, फिर वह वापस आया हृदय में, फिर हृदय से कहाँ गया? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन। तो हृदय में रक्त 2 बार आता है, इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र से क्या लाभ होता है, क्या फायदा है? तो हृदय दायां बायां बंटवारा होता है। हमारा हृदय 2 भागों में बटा हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन को जो रुधिर होता है उसको रोक के रखते हैं, मिलने नहीं देते हैं। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिसंचरण तंत्र जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो पता ही क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे समझेंगे 2013 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन था नेफ्रॉन का नामांकित बनाना। जिस प्रकार से ये फिगर बनाया गया है, आप इसे ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि नेफ्रॉन में किस प्रकार से मतलब नेफ्रॉन का फिगर बनाया जाता है। आप इसको बनाने के लिए सीख लीजिएगा। ठीक है, आगे कहता है मनुष्यों के शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, पहला कहता है मनुष्य के अमाशय की आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाली जठर ग्रंथियाँ पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम साबित करता है। ठीक है, जो हमारा जठर ग्रंथि होता है वो पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, उसको साबित करता है। ठीक है, पेप्सिन नामक एंजाइम अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और रेनिन जो होता है वो दूध के जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचा देता है। ठीक है, अग्नाशय में अग्नाशिक रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। अग्नाशय से क्या होता है? ट्रिप्सिन, जो पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इस प्रकार से पाचन हो रहा है। ठीक है, पक्वाशय में अग्नाशय में ट्रिप्सिन पेपियन पेप्टाइड में बदल देता है, और छोटी आंत में किरेटिसन इसे अमीनो अम्ल में बदल देता है, तब हो जाता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिसकी सहायता से हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। ठीक है, अब समझेंगे कि 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। ठीक है, देखो कहता है कि अपोहन क्या है। अपोहन जिसको बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? कहता है अपोहन रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इसे डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति को वृक्क यानी गुर्दे सही प्रकार से काम, डायलिसिस होने एक नया वृक्क लगाया जाता है। यदि गुदा जो वृक्क होता है सही ढंग से काम नहीं करता है तो इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, कहता है गुर्दे से जुड़े रोग लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता, जो रोगी जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति में गुर्दे द्वारा जल और खनिज का सामंजस्य रखा जाता है। डायलिसिस अस्थायी और अस्थायी होता है, दोनों तरह का होता है, अस्थायी और अस्थायी। यदि अपोहन के रोगी के गुर्दे बदल कर नए गुर्दे लगाने हो तो अपोहन की प्रक्रिया अस्थायी होती है। यदि रोगी के गुर्दे इस स्थिति में ना हो कि उसे प्रत्यारोपित किया जाए तो अपोहन अस्थायी होता है। ठीक है, जिसे अधिक किया जाता है। ये आरंभ में 1 माह से लेकर बाद में 1 दिन और उससे कम भी हो सकता है। मतलब यदि उसको बदल कर नए गुर्दा लगाना रहेगा तो उसके लिए विचार विमर्श किया जाता है। डॉक्टर जो होते हैं सोच समझ के उसमें उसका यूज़ करते हैं। मतलब यदि हमारा वृक्क अच्छी प्रकार से काम नहीं करता है, अच्छा से पेशाब नहीं बन रहा होता है, मूत्राशय नहीं बन रहा होता है, तो हम क्या कि अगर शरीर में गंदगी भर जाएगा तो फिर नुकसान है ना। तो गंदगी को साफ करने के लिए क्या चाहिए? वृक्क चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार को अधिक अच्छे से काम नहीं करता है किसी व्यक्ति का तो क्या होता है? एक नया
डायलिसिस यूज किया जाता है, नया यकृत लगाया जाता है, जिसकी सहायता से हम उसका मतलब मूत्र का निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है, कहता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है फिर से, यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा। ये हम बता चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम पीछे समझा चुके हैं। कहता है मानव का जो हृदय है उसका चित्र बनाना है। इसको भी आप कैसे बनाया जाता है आप उसको सीख लीजिएगा। अब समझते हैं 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या क्या क्वेश्चन था। ठीक है, अपवहन बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो हम लंबा में बताएं, ये छोटा छोटा है। कहता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित पदार्थों के छोटे अणु छान लिए जाते हैं, परंतु प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं छान पाते हैं, उसे अपवहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो अपवहन देखो कहावत में है कि जो नेचुरल होता है वो अलग बात है, बाहर से लगाया गया है वो अलग बात है। तो बाहर से जो लगाया गया है उसमें दिक्कत हो जाता है। ठीक, उसमें सब कुछ छानने के लिए वो सक्षम नहीं होता। जो अणु छोटे छोटे होते हैं उसको छान लिया जाता है, बाकी जो बड़े बड़े होते हैं उसको छानने में बहुत समस्या होता है। फिर यहाँ बोला है कि मनुष्य का पाचन तंत्र बनाना, उसका नामांकित बना है, तो इसको आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है। ये क्वेश्चन भी हम रिपीटेड है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में बताना है। इसको भी हम समझा चुके हैं। अब इसे समझ लीजिएगा कि रक्त कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे जाता है। रक्त मतलब हृदय में 2 बार कैसे आता है वो इसमें समझाना है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि जो पोषण क्या होता है, और इसमें स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में अंतर लिखना है। तो पोषण क्या है? पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया होता है, एक प्रकार क्रिया होता है जिसके अंतर्गत पादपों क्या होता है, संश्लेषण तथा स्वांगीकरण होता है। और विषम पोषी पोषण जिसे जंतु लोग होता है, भोज्य पदार्थ का करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहले शारीरिक वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, ऊतकों का नवीकरण करने के लिए, जैविक क्रियाओं का संचालन करने के लिए। और ये पूरा समूह क्या कहलाता है? पोषक कहलाता है। मतलब पोषण का माने क्या कि भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना शरीर के विकास के लिए, शरीर के अंदर विकास करने के लिए, पाचन के लिए, ठीक है, वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण बहुत आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, बहुत जानते भी होंगे। तो स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होता है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पाचन के लिए कोई आवश्यक अंग नहीं होता है, और ये सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होता है। और इसके लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सिंपल भाषा में। विषम पोषी पोषण के लिए दूसरे जीव पर भी निर्भर रहना पड़ता है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है? पेड़ पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है खाने के लिए। घास फूस मतलब क्या, साग खाते हैं, फल खाते हैं, तब पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। हमको पचाने के लिए स्पेशल प्रकार का अंग बनाया गया है। और ये मानव के साथ साथ जंतुओं परजीवी में होता है। मनुष्य के साथ साथ शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, अन्य प्रकार के जो जीव होते हैं उन लोगों पर जो परजीवी होते हैं उनके शरीर में क्या होता है विषम पोषी पोषण। हम लोगों के शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या है? क्योंकि हम लोग क्या है, अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। यदि हमारे शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है तो हम भी हरे रहते हैं। समझ में आया? कहता है कि जो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे क्या करते हैं, मतलब पौधे भी तो उत्सर्जन करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं? तो देखना, पत्तियों को गिरा देते हैं, पत्तियों को अच्छा कर देते हैं। कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे रिक्तिका में भर देता है। कुछ रेजिन या गोंद के रूप में उसको बना देता है अपशिष्ट पदार्थ को। और जल में भी उस जल के माध्यम से ही ऐसे वो लोग अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देते हैं। कुछ को मृदा में डाल देते हैं और अपने छाल को भी गिरा देते हैं। मतलब ये सब जो प्रक्रिया है, अगर किसी पेड़ पौधे का पत्ती झड़ गया, समझो वो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कर दिया। किसी देखना पौधे में जो छाल होते हैं वो छाल झड़ जाते हैं, ठीक है, कवर जाता है। इसका मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ का क्या किया?
मतलब उसको उत्सर्जित कर दिया। इस प्रकार से मतलब वो लोग क्या करता है, अपने उत्सर्जित पदार्थ को क्या करता है, निकालता है। ठीक है। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, हम बताए हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है, इसलिए वो विलय अवस्था में होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर के साथ होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ऑक्सीजन कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होता है, इसलिए विलय अवस्था में जाता है। बस खत्म कहानी, इतना ही लिखना था इसमें। ठीक है। अब लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं 2009 में जो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, मीठे से दो लिखा गया। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, हम पहले समझा चुके हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है, तो इसको आप बनाने के लिए सीख लीजिए। कितना बार क्वेश्चन रिपीटेड है आप देख सकते हैं ना, कितना बार क्वेश्चन रिपीटेड है, कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट। धन्यवाद देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि यदि इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लें तो यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं और आ ही जाएंगे। आई होप कि जो सारे क्वेश्चन थे आपके लिए यूज़फुल हुए होंगे और बहुत ही मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। और इसको आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।